बच्चों सुन पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग हाँ सर। बेटा, स्टार्ट कर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं क्योंकि बिकॉज इट इज 11:32 हो रहा है। बच्चों, हम जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, जस्ट अ मिनट, सभी को मेरी वॉइस मिल रही है? क्यों बच्चों, सभी को? Yes, sir. यस अच्छा, सर। ओके, ठीक है, ठीक है बेटा। सो हम आज जो है वो जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स पढ़ेंगे। इसको हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं। होल्ड अ मिनट, जस्ट। और This call is now being recorded. और ये जो है आपको बता दें, इसे हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं। जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, देखिए ये दो इसमें फर्दर आपको मिलेंगे। एक जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल है, और एक आपको जो है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कि जो अर्थ की लाइफ है, उस लाइफ में कैसे कैसे डिफरेंट एनिमल्स का एक तरह से हम कह ले ओरिजिन हुई, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कैसे इवोल्यूशन हुआ, तो उसको हम कहते हैं जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अर्थ का एनिमल के संदर्भ में पूरी की पूरी हिस्ट्री जानने को हम जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल कहते हैं, और इसको हम एक स्केल से नापते हैं, और इसको हम कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं। इस शॉर्ट में इसको हम जीटीएस कहते हैं। तो हम सबसे पहले ये बता दें आपको कि जियोलॉजिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो हो गया हमारा जो अर्थ का है, अर्थ की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जब हम पूरे अर्थ को मैप की तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हम पता लगाते हैं कि आखिर मैप के अकॉर्डिंग किस किस पार्ट में कौन कौन से एनिमल पाए जाएंगे, इसको हम कहते हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम बाद में टॉपिक डिस्कस करेंगे कि अर्थ पे कौन कौन सा फौना, कहाँ कहाँ पे क्या क्या एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सा रिच है, किस, जैसे कि साउथ अमेरिका है, इट इज कंसीडर्ड एज द बर्ड कॉन्टिनेंट। बर्ड की सबसे ज्यादा मैक्सिमम डाइवर्सिटी इसमें पाई जाती है। तो हम इसमें देखते हैं, और हम ये पाते हैं कि हम इसमें आप देखेंगे कि इसको जो है एक टर्म यहाँ पे आया है, और ये जो टर्म है, दिस टर्म इज नोन एज, ये वाला जो टर्म है ऊपर दिख रहा है, स्ट्रेटिग्राफी इसे कहते हैं। स्ट्रेटिग्राफी जो है, एक्चुअली में ये जो टर्म है, ये इसका मतलब क्या है? टाइम स्केल का बनाना। टाइम स्केल को हम जब कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको बनाते हैं, और इसकी यूनिट का जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, इस फिनोमिना को या इस ब्रांच को हम स्ट्रेटिग्राफी कहते हैं। स्ट्रेटिग्राफी जो है वो डायरेक्ट इसका संबंध किससे है? कंपोजिशन, अरेंजमेंट, कोरिलेशन, किसकी? जो अर्थ की ऊपरी सतह है, जिसको हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं, उस अर्थ क्रस्ट की जो रॉक लेयर्स हैं, उसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स पाई जाती हैं, उनका कोरिलेशन आपस में क्या है, उनका अरेंजमेंट क्या है, और फिर उनकी कंपोजिशन क्या है। इस सभी जो है इनके बारे में जो हम संबंधित ब्रांच है या संबंधित जो एक तरह स्टडी है, उसको हम स्ट्रेटिग्राफी कहते हैं। तो जो जीटीएस की अभी हमने बात की है, यानी कि इसको हम शॉर्ट में इसको हम कहते हैं
इसको फुल नेम के जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखिए डेफिनेशन इसकी दी गई है। व्हाट इज दिस? अ सिस्टम ऑफ क्रोनोलॉजिकल डेटिंग दैट क्लासिफाइज जियोलॉजिकल स्ट्रेटा और स्ट्रेटिग्राफी इन टाइम। मतलब क्या है, जीटीएस है क्या, ये स्केल है क्या? ये एक सिस्टम है किसका? क्रोनोलॉजिकल डेटिंग। मतलब एक हिस्ट्री जो है हमारी जो है वो डेट वाइज एक तरह से उसकी जो है हम पहले से चलेंगे, मतलब ओल्ड से चलेंगे न्यू की तरफ, यानी मॉडर्न टाइम की तरफ चलेंगे। और ये क्या कहता है, जियोलॉजिकल स्ट्रेटा जो है टाइम के अकॉर्डिंग बताता है कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैं। ये होता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। दैट इज it as a system of chronological dating that classifies geological strata stratigraphy that is in time। अब ये जो है देखिए कौन कौन इसको यूज करता है। देखिए जियोलॉजिस्ट इसको यूज करते हैं, पैलियोंटोलॉजिस्ट यूज करते हैं, और जो अर्थ साइंटिस्ट हैं दूसरे जिनका जिनका जियोग्राफिकल जिनका लेना देना होता है, तो वो सभी ये करते हैं। पैलियोंटोलॉजिकल वो होते हैं जो कि फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। हमने लास्ट टाइम में पिछले लेक्चर में फॉसिल्स के बारे में आप लोगों को ये चीज बताई थी, क्या फॉसिल्स होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, और उनके कार्बन डेटिंग और मेथड्स हैं, कैसे हम उनकी एज को कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे जो है क्या है कि ये जो है जो टर्म है जीटीएस, वो ये सभी साइंटिस्ट इसको यूज करते हैं। किस लिए? टू डिस्क्राइब द टाइमिंग एंड रिलेशनशिप ऑफ इवेंट्स इन जियोलॉजिकल हिस्ट्री। इसके बाद में क्या है, द प्राइमरी एंड लार्जेस्ट कैटलॉग डिविजन्स ऑफ टाइम। देखिए जो समय है, इस टाइम स्केल है, ये टाइम स्केल जैसे आप लोग क्या करते हैं, किसी चीज को आपको मेजरमेंट करना होता है लैब, आपकी लैब में, तो क्या करते हैं, ये स्केल आपके पास में होती है। उसमें क्या होता है, एक तरफ सेंटीमीटर्स होते हैं, दूसरी तरफ जो है उसमें इंचेस होते हैं। तो देखिए उसमें इंचेस क्या है, डिवीजन है उसमें, तभी हम मेजर कर पाते हैं कि ये क्या है। इसी तरह से जो ये टाइम का डिवीजन है अर्थ की हिस्ट्री का पूरा, वो जो है कुछ एक तरह से हम सेगमेंट में बांटते हैं, कुछ यूनिट्स हैं, और उन यूनिट्स में जो सबसे बड़ी यूनिट है उसको इयॉन्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? इयॉन्स, EONS, इयॉन्स कहते हैं। ये सबसे पहला और सबसे बड़ा कैटलॉग्ड डिवीजन है टाइम का, इयॉन्स। और इयॉन्स जो है, जो पहला इयॉन्स था, ये जो है था हेडियन इयॉन्स, हेडियन इयॉन्स। और ये कब के पीरियड की हम बात कर रहे हैं, जब अर्थ और मून बने थे, यानी करीब करीब 600 मिलियन ईयर्स। समझिए ये हेडियन जो था, ये कितने इयॉन्स कितने टाइम तक चला? 600 मिलियन ईयर्स। और कब तक? जब तक आर्कियन नहीं आ गया। मतलब हेडियन के बाद क्या आया? आर्कियन आ गया। जब अर्थ थोड़ा थोड़ा कूल होने लगी, ठंडी होने लगी, और ठंडी होने के बाद में थोड़ा सा उस पे कॉन्टिनेंट का जो है वो एक लुक आने लगा, और तब जो है इस इयॉन को हम आर्कियन कहेंगे। तो पहले हेडियन है, देन आर्कियन है। उसके बाद में देखिए 2.5 बिलियन ईयर्स के बाद क्या था कि ऑक्सीजन जनरेट हुई। जो भी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने ऑक्सीजन रिलीज किया विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस in the atmosphere, and it marked the beginning of the proterozoic। एक प्रोटेरोजोइक जो है वो एक टाइम आया 2.5 बिलियन ईयर के बाद। उसके बाद में देखिए फिर क्या होता है कि फेनोरोजोइक आया। फेनोरोजोइक इयॉन जो है वो कब तक चला? 541 मिलियन ईयर्स ऑफ डाइवर्स एबंडेंस। और इसमें क्या था, देखिए मल्टी सेलुलर लाइफ थी। और इसमें जो है क्या हुआ, हार्ड एनिमल शेल्स वाले जो एनिमल्स थे, जैसे कि हार्ड एनिमल वाले शेल्स, जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे मोलर, तो उनमें जो है हार्ड शेल होता है। और एक बात और भी है, जैसे कि और कौन से लेंगे, जैसे कि सिलेंट्रेटा में होते हैं, कोरल्स होते हैं, तो उनमें भी हार्ड शेल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो उनको भी हम कहेंगे। तो ये जो है ये अपीयर हुए थे। इसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर जो है हम अगर देखें तो ये थोड़ा सा एक पिक्चर यहाँ पे क्लियर थोड़ा और हो रही है
कि देखिए ये जो है क्या था कि इयॉन है, ये सबसे बड़ी यूनिट है, देन एरा है, एरा के बाद में पीरियड है, पीरियड के बाद में इपॉक है। अब ये है, ये कहानी यहाँ पे होती है। कुछ समय क्या था कि देखिए इसमें अब इयॉन में क्या है, देखिए ये ओल्डर है, इधर की तरफ देखेंगे अगर तो वी कैन सी हियर ये ओल्डर है और ये वाला यंगर है। अब ओल्डर जो है, ओल्डर में देखिए पहला क्या है, हेडियन है, आर्कियन है, प्रोटेरोजोइक है, फिर फेनरोजोइक है। ये 4 इयॉन है। और होता क्या है कि यहाँ पर जो है, जो पहले के जो 3 इयॉन हैं, ये वाले, ये जो प्री कैम्ब्रियन इनको कहते हैं, ये वाले बच्चों कौन कौन से, प्रोटेरोजोइक, आर्कियन और हेडियन, इन तीनों को मिला करके हम सुपर इयॉन कहते हैं, सुपर इयॉन कहते हैं। बट यहाँ पे अगर हम करेंगे तो यही कैटेगरी होती हैं जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, इयॉन, एरा, पीरियड और इपॉक। तो जो 3 ये हैं, इनको हम कहते सुपर इयॉन है, क्योंकि देख रहे हैं आप कि इनमें जो है क्या है, ना तो एरा है, ना तो पीरियड है, ना तो इपॉक है। यानी हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक, इनको हम सुपर इयॉन कहते हैं। दीज आर प्री कैम्ब्रियन सुपर इयॉन। तो क्या है इसका मतलब, क्या है डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इयॉन्स आर डिवाइडेड इनटू एराज, and eras are further divided into periods and periods are divided into epoch। इसका मतलब क्या है कि इयॉन का जो टाइम है, जो टोटल ड्यूरेशन है वो ज्यादा होगा, उससे कम एरा का होगा, और एरा इससे छोटा होगा, एरा से छोटा पीरियड होगा और पीरियड से छोटा इपॉक होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम एक ब्रॉड लेवल पे हम देख सकते हैं। और इसको हम ये देखते हैं कि जो फेनेरोजोइक ये इयॉन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी डेवलपमेंट और सारा कुछ कहानी इसी के अंदर हुई। क्योंकि फेनेरोजोइक को हमने 3 एरा में डिवाइड किया, इधर से चल रहे हैं, इधर से चल रहे हैं, देखिए बॉटम लाइन से यहाँ से ये ओल्डर है, तो यहाँ से क्या है, पहला क्या था, पैलियोजोइक, फिर मीसोजोइक आया और फिर सीनोजोइक आया। हम यहाँ पर हैं, टुडे जहाँ पे लिखा हुआ है हम यहाँ पे हैं, ये टाइम इस समय चल रहा है, और ये जो है हम यहाँ से इसको फॉलो कर रहे हैं। तो पहले क्या है, पैलियोजोइक, फिर दूसरा क्या है, दूसरा मीसोजोइक, और तीसरा क्या है, सीनोजोइक है। अब इसके बाद में देखिए पैलियोजोइक को फर्दर हमने डिवाइड किया पीरियड में, कौन कौन से आया, पहला आया कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, इतने सब आते हैं पैलियोजोइक। मीसोजोइक को फर्दर हमने 3 पीरियड में डिवाइड किया, पहला क्या है, ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। देन सीनोजोइक क्या है, पैलियोजिनी है, नियोजिनी है और क्वाटरनरी है। देखिए अब इसमें क्या है, सीनोजोइक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेटेस्ट है, तो इसीलिए जो है क्या है, सीनोजोइक इसमें और स्टडी करने के लिए हमने पैलियोजिनी को हमने 3 इपॉक में डिवाइड किया, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलाइगोसीन। फिर सीनोजोइक को हमने क्या किया, नियोजेनी में डिवाइड किया। इसमें पहला क्या था, मियोसीन था, फिर प्लेयोसीन है, फिर उसके बाद में क्वाटरनरी पीरियड है। क्वाटरनरी पीरियड में किसमें, इसमें 2 हैं, प्लेस्टोसीन है और फिर होलोसीन है। होलोसीन ही जो है, जो कंप्लीट जो चल रहा है वही हमारा आता है, जो प्रेजेंट एज है या प्रेजेंट जो इपॉक चल रहा है वो यही चल रहा है, ठीक है। तो ये तरह से हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमने टाइम को जियोलॉजिकल हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया एनिमल के संदर्भ में। तो अब इसमें एक खास बात ये है, period is very important, and it which comes in the Paleozoic under Eon Phanerozoic। अब ये जो कैम्ब्रियन था, ये कैम्ब्रियन क्यों इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ, क्यों, वाई, बिकॉज इट हैज ए लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस, बिकॉज इट शोड द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। और कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन विस्फोट हो गया। कैम्ब्रियन विस्फोट क्या था, कैम्ब्रियन विस्फोट क्या था कि इसमें मल्टी सेलुलर जो लाइफ फॉर्म्स थी उनका डाइवर्सिफिकेशन सबसे ज्यादा हुआ। यानी कि ये जो एक्सप्लोजन था, ये क्या था कि मल्टी सेलुलर जितने भी एनिमल्स थे उस समय पे उनका बहुत तेजी के साथ में डाइवर्सिटी हुई, उनमें विविधता बहुत तेजी के साथ जो है उत्पन्न हुई, और जिससे क्या था कि बहुत ग्रुप के एनिमल्स डेवलप हो रहे थे, और बहुत साथ साथ में जो है उनमें बदलाव, बहुत चेंजेस आ रहे थे, बहुत सी उनकी एनाटॉमी में, उनकी फिजियोलॉजी में, उनके सिस्टम्स में बहुत सारे बदलाव आ रहे थे। इसीलिए हम ये टर्म यूज करते हैं कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, विच अकर्ड इन कैम्ब्रियन पीरियड अंडर एरा पैलियोजोइक अंडर इयॉन फेनेरोजोइक। सो दैट वी कैन सी
कि यहाँ पे जो है जो करस्पॉन्डिंग इयॉन्स हैं, जैसे इयॉन्स हमने नाम लिया, एराज नाम लिया, पीरियड नाम लिया, इपॉक्स नाम लिया, और एजेस जो है ये बहुत ही छोटा है, बट इसको हम जनरली यूज नहीं करते हैं। इनको जो है क्या होता है, जब हम रॉक की लेयर्स, जो रॉक की लेयर्स होती हैं, इनको जब हम स्टडी करते हैं अर्थ की हिस्ट्री के संदर्भ में, तो हम थोड़ा सा टर्म्स इनको बदल देते हैं। जैसे इयॉन्स को हमने इयोदेम कहते हैं, एराज को हम एरादेम कहते हैं, और पीरियड को सिस्टम कहते हैं, इपॉक को सीरीज कहते हैं। ये कब कहते हैं, जब हम अर्थ में जो लेयर्स हैं, रॉक की लेयर्स हैं डिफरेंट, उनकी स्टडी करते हैं। ये थोड़ा सा ये जो है यहाँ पे हमने ये जो स्केल होती है इसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। देखिए सुपर इयॉन यहाँ पे दिखाया गया है। दिस इज हाइपोथेटिकल प्रीकैम्ब्रियन, देन उसके बाद में फेनरोजोइक, और उसके बाद में फिर देखिए यहाँ पे इयॉन है, हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, फेनरोजोइक, ये है। उसके बाद एराज हैं। इस तरीके से हम चले हैं। देखिए माइनस में जा रहा है ना, 4500, और ये जो है यहाँ पर ये देखिए माइनस में, फिर होते होते ये जो है जीरो पे आ गए, और फिर ये ऐसे टाइम आगे प्लस होने लगा। ठीक है, इस तरह से हम आते हैं। ये जो है डिफरेंट पीरियड्स हैं, एराज हैं, और उसी में हम ये जो प्रेजेंट जो चल रहा है यानी सीनोजोइक है, उसी में हम इस समय होलोसीन चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने टाइम स्केल के अकॉर्डिंग इसको डिवीजन किया है। अब हम आते हैं एक एक करके स्टडी करते हैं, और इसमें हमने क्या किया कि ये जो टाइम स्केल है ये किसने बनाया था, किसने डेवलप किया था, किसने इजाद किया था। तो ही वॉज द जियोवेनाई एवडुएना। मतलब थोड़ा सा ये जो शब्द है इसको बार बार थोड़ा कहिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। एंड ये साइंटिस्ट जो थे वो 1760s में जो है इन्होंने इसको सबसे पहले इस स्केल को बनाया था कि इस तरीके से हम कर सकते हैं कि जो टाइम स्केल है इसको हम इस तरह से यॉन, एरा, पीरियड, इपॉक, इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। अब क्या है कि जो इयॉन्स हैं उनको एरा में डिवाइड कर देते हैं, जो ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ। एरास को हमने फर्दर डिवाइड किया कि पीरियड में, पीरियड फिर इपॉक्स में डिवाइड करें। अब सुपर इयॉन जो पहला आया वो क्या था, मैंने बताया आपको, क्या प्री कैम्बियन है। देन इसमें 3 इयॉन है। इसको एक्चुअली में क्या है कि इन तीनों में तीनों को मिला के सुपर इयॉन कहते हैं। इयॉन्स 3 हैं, टोटल 4, इसमें 3 है जो सुपर इयॉन प्री कैम्ब्रियन है। इसमें हेडियन है, आर्कियन है और प्रोटेरोजोइक है। इयॉन जो 4 है ये फेनरोजोइक है, जिसको फर्दर बताया था आपको कि किस में डिवाइड किया गया है। इसको जो है एरास में डिवाइड किया गया है। पैलियोजोइक एरा है, फिर मीसोजोइक एरा है, और फिर सीनोजोइक एरा है। अब हम ये देखते हैं कि जो पैलियोजोइक एरा है ये जो है क्या था, ये सबसे पहले था, और दिस इट कंटेन द वेरी एंशिएंट लाइफ। शुरुआत कब हुई, 600 मिलियन ईयर्स है वो पहले था, बहुत शुरुआत में शुरुआती है, ये सबसे फर्स्ट एरा है। और इसके बाद में फिर ये चला कितना, 370 यानी 370 मिलियन ईयर्स तक इसकी ड्यूरेशन रही। इवेंट क्या थे इसमें, जो है क्या था कि जो लैंड है, चूंकि अर्थ तुरंत ठंडी हुई थी, और जो चीज़ ठंडी होती है उसमें क्या होता है, श्रिंकिंग होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जब श्रिंकिंग हुई तो कुछ भाग जो अर्थ का था वो ऊपर की तरफ चला गया, ऊपर की तरफ उठ गया, जिसको हमने स्थल कहा, लैंड कहा। और फिर क्या था कि जो नीचे की तरफ धंसते जा रहे थे तो वो वहां पे ओशन का ले रहे थे, लेकिन अभी पानी नहीं भरा था, वो केवल अभी वो कैविटी ही बन रही थी। कंडीशंस वार्मर थी, जाहिर सी बात है, क्योंकि अर्थ जस्ट ठंडी होना स्टार्ट किया है। तो इसमें क्या था, इस पैलेजोइक एरा में एक्चुअली में क्या था कि गर्माहट तो थी ही थी जो शुरुआत में होती है इसमें। अब इसको डिवाइड किया गया पीरियड में। आप इसमें जो है देखिए 6 पीरियड्स हैं। एंड जो पहला है ये कैम्ब्रियन पीरियड है। कैम्ब्रियन की जो ड्यूरेशन वो 100 मिलियन ईयर्स होती है। और इसमें क्या है, मैंने ऑलरेडी ये बताया है आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ। और इसमें क्या था, एक बड़े ही इंपॉर्टेंट ग्रुप का नाम है जिसको कहते हैं ट्राइलोबाइट। ट्राइलोबाइट्स आखिर किस ग्रुप में आते हैं, ट्राइलोबाइट्स जो है आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं। ब्रैकियोपॉड्स, अब सबसे पहले किसका इसमें संख्या थी, 60% थी ट्राइलोबाइट्स की। फिर उसका ब्रैकियोपॉड्स हैं 10 to 20%।
और बाकी जो है प्रोटोजोआ, स्पंज और गैस्ट्रोपोड्स हैं, काइनोडर्म है, सेफेलोपोड्स, ये सब आ जाते हैं। अब यहाँ पे साइड में जो है पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये टिपिकल ट्राइलोबाइट्स की जो स्ट्रक्चर थी वो इस तरीके की थी, इस तरह से हम देख सकते हैं। ये ऐसे स्ट्रक्चर है जो सबसे पहले इस पीरियड में 60% थे। उसके बाद में ये जो डाइवर्सिटी हुई, इसी को हमने कहा कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्डोविसियन पीरियड। ऑर्डोविसियन जो सेकंड पीरियड था, ये करीब 75 मिलियन ईयर्स इसकी ड्यूरेशन मानी जाती है। और इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि इसमें पहला जो फिश था, यानी वर्टिब्रेट जो फिश है, वो पहला अपीयर हुआ। और प्रोबेबली फ्रेश वाटर कोरल ट्राइलोबाइट्स अबंडेंट, मतलब फिशेस के बाद में क्या थे और कौन कौन थे माहौल में, उस एनवायरमेंट में कौन कौन से थे एनिमल्स? तो इसमें क्या था, कोरल्स थे, ट्राइलोबाइट्स तो थे ही थे, मोलस्क जिसमें डाइवर्सिफिकेशन हो रहा था, और ऑस्ट्रेकोडर्म्स जो है इसमें मिले। यानी कि जो पहला वर्टिब्रेट है वो क्या कहलाता है? ऑस्ट्रेकोडर्म्स। ऑस्ट्रेकोडर्म्स इस ऑर्डोविशियन पीरियड की खास पहचान होती है, और यहाँ पे फर्स्ट फिशेस भी अपीयर हुई। सिल्यूरियन पीरियड इसके बाद में आता है, ये करीब 20 मिलियन ईयर की इसकी ड्यूरेशन होती है, और इसमें बहुत तेजी के साथ में फिशेस की संख्या में वृद्धि हुई। जो मैरीन आर्किनिड्स थे वो डोमिनेट करे और इसमें जो है इंसेक्ट्स जो विंगलेस थे वो इंसेक्ट्स इसमें अपीयर हुए। लेकिन धीरे धीरे क्या था कि कुछ नॉटिलस या नॉटिलिड जो सेफेलोपॉड्स थे और ट्राइलोबाइट्स थे, जो ट्राइलोबाइट्स अब नहीं है, वो इंस्टिंक्ट हैं, तो ये धीरे धीरे क्या था, इनकी संख्या में कमी आने लगी, क्योंकि ये अडाप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए जो है इनका धीरे धीरे वो डिक्लाइन हो रहा था, इनका नंबर डिक्रीज हो रहा था। देन उसके बाद डेवोनियन पीरियड है। डेवोनियन पीरियड की जो ड्यूरेशन थी वो 60 मिलियन ईयर्स मानी जाती है, जो कि सिल्यूरियन के बाद आता है, और ये एज ऑफ फिशेस माना जाता है। एज ऑफ फिशेस का मतलब ये का कि मैक्सिमम जो इसमें कहते हैं कि इनका राज था, तो वो राज इसी डेवोनियन पीरियड में माना जाता है। यानी बहुत सारी थी, और लैंड जो वर्टिब्रेट है पहला लेब्रिंथोडोंट जिन्हें कहते हैं, लेब्रिंथोडोंशिया में रखा गया है, ये जो है इसी डेवोनियन पीरियड में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है पीरियड क्या है, मिसिसिपियन पीरियड है। इसका 25 मिलियन ईयर्स इसका ड्यूरेशन कहा जाता है, और इस टाइम में यहाँ पर जो है वो शार्क्स बहुत थी, एम्फीबियंस अब कॉमन हो गए थे, और जो इंसेक्ट्स थे वो उनमें फ्लाइंग की एक्टिविटी डेवलप हो गई थी, क्रस्टेशियंस भी डिफरेंशिएट हो रहे थे, उनमें डाइवर्सिफिकेशन हो रहा था। और पेनिसिल्वेनियन पीरियड में क्या है, नेक्स्ट जो है पीरियड है, ये 40 साल इसकी ड्यूरेशन मानी जाती है, और दिस इट इज द एज ऑफ एम्फीबियन, है ना। जब हमने बताया था कि एज ऑफ फिशेस कौन है, और ये जो है इसको हम एज ऑफ एम्फीबियन कहते हैं। और इसी में ही पहला जो रेप्टाइल था, कोटाइलोसॉर्स किसे कहते हैं, कोटाइलोसॉरिया, नाउ दे आर नोन एज स्टेम रेप्टाइल, क्योंकि इन्हीं से ही सारे रेप्टाइल्स का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ। ये सबसे पहले इसी पेनिसिल्वेनियन पीरियड में अपीयर हुआ, और सिमोरिया जो है सबसे मोस्ट प्रिमिटिव रेप्टाइल इसे कहते हैं, ये इसी में अपीयर हुआ। ठीक है, फ्रेश वाटर हैबिटेट वाले जितने भी एनिमल्स थे वो धीरे धीरे इसमें जो है उनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। इसके बाद में क्या है कि परमियन पीरियड, ये आखिरी है, 6 परमियन पीरियड, इसे 6 का परमियन पीरियड है, आखिरी ड्यूरेशन 50 मिलियन ईयर्स। और इसमें क्या था, मॉडर्न इंसेक्ट्स जो थे वो इसमें उनकी उत्पन्न हुई, वो राइज हुए, और मैमल लाइक रेप्टाइल जो है इसमें सबसे पहले आए, जैसे थेरेप्सिड हैं, ये काफी डेवलप हुए। और यानी कि मैमल्स की क्लास मेमिलिया की एनिमल्स की ओरिजिन धीरे धीरे होने लगी, क्योंकि मैमल लाइक रेप्टाइल्स जो हैं, वो यानी रेप्टाइल जो स्टॉक है वो 2 ग्रुप की ओरिजिन माना जाता है। कौन कौन से ग्रुप की ओरिजिन? एक तो बर्ड है और दूसरे मैमिलिया है।
अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें जो है ये जो ऊपर अपर जो है डायग्राम है, इसमें दिखाया गया है कैसे इवोल्यूशन हुआ। जो रेप्टाइल्स थे उनका कैसे, देखिए यहाँ पे इवोल्यूशनरी रिप्रेजेंटेशन है। इसमें देखिए ये स्टेम रेप्टाइल जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, स्टेम रेप्टाइल हैं, कोटाइलोसॉर्स हैं। कोटाइलोसॉर्स जो है देखिए थेरेप्सिडा एक चला गया, ये ब्रांच आएगी, देखिए देख रहे हैं आप अच्छी तरीके से। देखिए ये दिस इज पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। अब स्टेम रेप्टाइल जो थे ये देखिए इन्होंने काफी कुछ काम किया। देखिए इनकी डाइवर्सिटी हुई तो कुछ जो है वो थेरेप्सिड वाली लाइन पे चले गए और क्लास मेमेलिया बनाया, यहाँ पे डेवलप किया। इसके बाद में कुछ जो है स्ट्रेट आए और उन्होंने जो है क्लास रेप्टिलिया को ओरिजिनेट किया। कुछ जो स्टेम रेप्टाइल थे, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ एवीज, यानी कि पक्षियों को, बर्ड्स की ओरिजिन के लिए जिम्मेदार थे। और ये फर्दर क्या किए, थीकोडॉन्सिया जो है वो ग्रुप को इन्होंने ओरिजिनेट किया। फिर एक तरफ डायनासोर से जो एक्सटिंक्ट हो गए, और फिर उसके बाद दूसरी ब्रांच थी जो कि क्लास एवीज को डेवलप ओरिजिन किया। और ये जो है बर्ड्स के इनमें एडाप्टेशन आई, जिससे ये इन्होंने पूरा जा करके आगे बर्ड्स के ग्रुप को जन्म दिया। अब देखते हैं जो लोअर वाला डायग्राम है, इसमें क्या दिखाया गया है। ये रिजिस्ट्रेशन है, एक हाइपोथेटिकल है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। सो दैट ये पेनिसिल्वेनियन या अपर कार्बोनिफेरस की ये डायग्राम है। इसमें देख सकते हैं क्या क्या टाइम था। एंटीडॉन, इकानोडर्म है, और उसके बाद में देखिए ड्रैगन फ्लाई जिसके 20 इंच विंग स्पैन थे। सोचिए, इमेजिन 20 इंच, 20 इंचेस उसकी विंग का फैलाव था। और लेबरिंथोडॉन, जैसे हमने बताया आपको, एम्फीबियन, ये सभी जो है यहाँ पे इस तरह का टाइम जो है वो यहाँ पे डेवलप हो रहा था। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट जो एरा है वो क्या, कौन सा है। दिस इज मीसोजोइक एरा। एंड मीसोजोइक एरा जैसा बताया हमने, दिस एरा इज नोन एज एज ऑफ रेप्टाइल। बिकॉज एज ऑफ रेप्टाइल क्यों कहते हैं, यहाँ पे राज था, जितने भी सबसे ज्यादा जो है रेप्टाइल्स इसमें पाए जाते थे। और इन्होंने पूरे पूरे जो अर्थ में जितना लैंड एरिया था, सबसे ज्यादा इन्हीं की संख्या थी और ये रूल करते थे। तो इसको जो है स्टडी के पर्पज से है, इसको फर्दर हम 3 पीरियड में डिवाइड करते हैं। एक पहला है ट्राइएसिक, जुरासिक एंड क्रेटेशियस। ट्राइएसिक ट्राइएसिक क्या है, ट्राइएसिक जो है पीरियड, इसको एक साइंटिस्ट ने इसको नेम किया था, एफ वॉन एल्बर्टाई। और इसकी ड्यूरेशन 50 मिलियन ईयर्स मानी जाती है। और इसमें क्या था कि रेप्टाइल्स ने सबसे ज्यादा जो है वो इनका डिस्ट्रीब्यूशन था और डोमिनेंस था, पूरे पूरे अर्थ पे ये डोमिनेंट थे इस टाइम में। और क्या था कि इन्वर्टिब्रेट में ले लें, इन्वर्टिब्रेट में जो थोड़ा मॉडर्न टाइप के, मॉडर्न ग्रुप जो थे मोलस्क में, वो डेवलप हो रहे थे, उनका डाइवर्सिफिकेशन हो रहा था, उनमें चेंजिंग हो रही थी। पहला प्रिमिटिव जो मैमल था वो इसी ट्राइएसिक टाइम में आया, अपीयर हुआ। जुरासिक पीरियड जो दूसरा माना जाता है, सेकंड है, इसे वॉन हम्बोल्ट ने इसको, इस टर्म को यूज किया था, जुरासिक टाइम। और इसको 45 मिलियन ईयर मानी जाती ड्यूरेशन। और इसमें पहली टूथ बर्ड कौन सी थी, आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो इसमें अपीयर हुई। थोड़ा सा जो पिक्चर का है वो मैं बता देता हूँ आपको। अपर पिक्चर जो है ये देखिए शो कर रहा है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजी वही है, टाइम स्केल ही है। और एरा पीरियड और उनका जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ फौना देखिए इसमें है। जो रिसेंट है सीनोजोइक है, इसमें देखिए एज ऑफ मैमल है। फिर मीसोजोइक है, एज ऑफ रेप्टाइल है, देखिए है ना। पैलियोजोइक है, इसमें डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल, इन्वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के हैं, जैसे सिल्यूरियन है, डेवोनियन एज ऑफ फिश कहा जाता है। तो ये सभी चीजें यहाँ पर जो है दिखाया गया है कि कौन कौन से एनिमल किस टाइम में ये यहाँ पे डेवलप हुए और फ्लरिश हुए। ये मीसोजोइक का टाइम का एक हाइपोथेटिकल एक आर्टिस्ट ने स्केच बनाया है। और वी कैन सी कि यहाँ पे जो है देखिए डायनासोर्स थे कुछ जो कि
जो कि लैंड ड्वेलिंग थे, जो लैंड पे मूवमेंट करते थे। आर्कियोप्टेरिक्स इसमें था। फॉसिल बर्ड है ये, दिस इज नोन एज टूथ बर्ड, इसमें दांत थे, ऐसी चिड़िया जिसमें दांत थे, टूथ थे। फिर है रैम्फोरिंकस है, ये फ्लाइंग रेप्टाइल थे, ये देखिए। तो अब कुल कह सकते हैं कि रेप्टाइल सब जगह पे प्रेजेंट थे, दे वर प्रेजेंट एवरीवेयर, चाहे वो विथ एयर, वाटर और स्काई, कुछ भी जो है। तो ये यहाँ पे जो है लैंड पे भी थे, हवा में भी थे, पानी में भी थे। अब यहाँ पे जो है क्या होता है, मार्सूपियल मैमल्स भी इसमें आए और इसमें अपीयर हुए। और क्या था, सेफेलोपोड्स जो है वो ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन में, और जैसे कि ऑक्टोपस है, तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। आर्थ्रोपोड में क्या था, लोबस्टर थे, क्रैब्स थे, ऑस्ट्रिकोड थे और इंसेक्ट्स थे। ये जो है इस समय के जो आर्थ्रोपोड थे वो यही थे। इसके बाद इकाइनोडर्म में क्या था, क्राइनोइड्स और सी अर्चिन्स, ये जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे इस टाइम को। और फिर क्रिटेशियस आया। क्रिटेशियस जो है वो करीब 72 मिलियन ईयर्स उसकी ड्यूरेशन मानी जाती है। और इसमें देखें आप, जो डायनासोर्स थे वो सबसे ज़्यादा जो है किस में माने, जुरासिक में माने जाते हैं कि उनका रूल करते थे। उसके बाद में क्या था, लेकिन इनकी डिक्लाइन या एक्सटिंक्शन स्टार्ट हुआ क्रिटेशियस पीरियड में। और उनका एक्सटिंक्शन जो है वो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट घटना मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा हुआ क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स थे, तो ये कुछ ऐसी घटना हुई जियोलॉजिकल, तो जिसकी वजह से कि उनको टेम्परेचर अपने बॉडी का नहीं मेंटेन कर पाए। हो सकता है कि कोई मेटेओराइट जो है आकर के अर्थ से टकराया, जिसने बहुत सारा क्लाउड्स, बहुत सारी डस्ट प्रोड्यूस की, और उसने अर्थ को चारों तरफ से कवर कर लिया, और उस कवरिंग से जो है जो सनलाइट थी वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाई, और जिससे वो एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट हो गए। इसी में जो है वो फर्स्ट प्लेसेंटल मैमल्स भी अपीयर हुए। फर्स्ट प्लेसेंटल मैमल ये किस में अपीयर हुए, क्रिटेशियस में। और आप देख सकते हैं इसमें एक फर्स्ट, इसी में ही फर्स्ट मॉडर्न बर्ड भी अपीयर हुई। तो ये है क्रिटेशियस पीरियड। फिर आता है सीनोजोइक एरा, इसको हम एज ऑफ मैमल कहते हैं। और एज ऑफ मैमल कहते हैं क्यों, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो है वो सीनोजोइक एरा में डाइवर्सिफिकेशन हुआ मैमिलिया, क्लास मैमिलिया का। क्लास मैमिलिया जो है वो सबसे मॉडर्न ग्रुप है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट एनिमल्स इसमें पाए जाते हैं। सीनोजोइक एरा को हम स्टडी पर्पस से 3 पीरियड में डिवाइड करते हैं। पहला है पैलियोजेनी पीरियड, दूसरा है न्यूजेनिक पीरियड, और तीसरा है क्वाटरनरी पीरियड। पैलियोजेनी को हम 3 इपॉक में डिवाइड करते हैं, पैलियोसीन इपॉक, देन इयोसीन इपॉक, लाइगोसीन इपॉक। फिर नियोजेनी है, इसको हम 2 इपॉक में इसको फर्दर डिवाइड करते हैं, मियोसीन इपॉक और प्लियोसीन। अगर इपॉक के पर्पज से देखा जाए तो मियोसीन इपॉक वो टाइम है जिसको मेन माना जाता है जब मैमल्स बिल्कुल टॉप पे थे। इसके बाद में तीसरा पीरियड है क्वाटरनरी पीरियड, और इसको 2 इपॉक में डिवाइड किया गया है, प्लिस्टोसीन इपॉक और होलोसीन इपॉक। तो ये था सीनोजोइक एरा। और यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं इस पिक्चर में इवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट्स कैसे हुआ। यहाँ पर जो है किस तरीके से इसमें डेवलपमेंट दिख रहे हैं, देख पा रहे हैं आप कि किस तरीके से यहाँ पे चले थे। जैसे यहाँ पे पहला वर्टिब्रेट ऑर्डोवेशियन ये यहाँ पे अपीयर हुआ, फिर धीरे धीरे फिशेस आई, सिल्यूरियन, फिर डिवोनियन हुआ। डिवोनियन में जो है फिशेस और डाइवर्सिफिकेशन हुआ। उसके बाद कार्बोनीफेरस है, इसमें एम्फीबिया रूल किए। उसके बाद में ये जो आगे आपका जो है मीसोजोइक एरा आया, इसमें जो है क्या था कि रेप्टाइल्स बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हुआ। और रेप्टाइल के बाद में फिर क्या है कि यहाँ पे धीरे धीरे चल के मैमल्स आए। ट्रायसिक में मैमल लाइक रेप्टाइल हुए। फिर उसके बाद में आपने देखा कि किस तरीके से एवीज यानी कि बर्ड्स और मैमल का डेवलपमेंट हुआ। अब यहाँ पे जो है क्या है कि देखा जाए तो रेप्टाइल बहुत बड़ा ग्रुप माना जाता है, और रेप्टाइल जो है वो अब पूरी तरीके से मैक्सिमम एक्सटिंक्ट भी हुआ। और अब चूंकि रेप्टाइल जो हैं वो ग्रुप है जैसे कि जो रेंगने वाले हैं,
और रेंगने वाले में अब टोटल जो है वो कितने समझे जाते हैं, टोटल 4 ग्रुप हैं जो कि ये माने जाते हैं कि ये रिप्रेजेंट इन्हें हम कर सकते हैं या प्रेजेंटली। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर हम आते हैं। हाँ, तो ये जो है हमने आपको ये एक बताई कि जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से एनिमल का हुआ और होता है, उसको हम स्केल के तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं। तो अभी हम लोग कनेक्टेड हैं, टोटल 8 लोग हैं। तो अब ये बताओ कि हमने वही बात की रेप्टाइल में कौन से एनिमल अब पाए जाते हैं, कौन कौन से ग्रुप के एनिमल, कौन कौन से एनिमल आप देखते हैं प्रेजेंटली? निखत फातिमा बोलिए कि रेप्टाइल को आप कौन कौन से एनिमल मॉडर्न टाइम में देखते हैं? निखत। Yes, sir. निखत फातिमा नहीं। Yes. रेप्टाइल में अब कौन से ग्रुप रिप्रेजेंट, कौन कौन से ग्रुप अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेप्टाइल ग्रुप को? नो। चलो किसी दूसरे से पूछते हैं। कौन बताएगा? अभय पांडे। अभय पांडे, अभय पांडे जी सुन पा रहे हैं? अच्छा, सूरज गुप्ता। हाँ, रेप्टाइल्स अब आप देखते हैं कौन कौन से रेप्टाइल्स अब इस समय पे अभी लिविंग हैं? हाँ हाँ। सर और टर्टल होते हैं। बिल्कुल ठीक। हाँ यशरा, और बताओ बताओ। हाँ यशरा तुम ठीक है, आगे बताओ, ठीक से बताओ, फिर से बताओ। यशरा फातिमा। सर कैमेलियन, हाँ ठीक है, कैमेलियन। लेजर्ड, कैमेलियन और हम्म स्नेक्स। हम्म। सर वाटर स्नेक काउंट करेंगे? बिल्कुल, स्नेक्स में तो सभी आ जाएंगे, चाहे वो पॉइजनस है चाहे वो नॉन पॉइजनस है, वेनेमस हो चाहे नॉन वेनेमस हो। सर एलिगेटर। ठीक है। और एक एनिमल का नाम नहीं शायद आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है, उसे लिविंग फॉसिल कहते हैं हम। आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स बेटा जो है अब जिंदा नहीं है, हम लिविंग की बात कर रहे हैं। सॉरी सर। हाँ कि इस समय पे लिविंग कौन है? लिविंग फॉसिल्स। लिविंग फॉसिल्स, सॉरी फॉसिल्स वर्ड नहीं, बल्कि हम कह लेंगे जो लिविंग है। हालांकि वो अब उसे हम लिविंग फॉसिल इसलिए कहते हैं कि दैट एनिमल इज लिविंग, having very ancestral characters, means very primitive character. So that one animal in case of class Reptilia, it is considered as the living fossil. वही जानना चाह रहे हैं सभी लोगों से है कि कोई लिविंग फॉसिल भी होता है रेप्टाइल ग्रुप में? नो, चलिए बताते हैं हम आपको। क्लास रेप्टिलिया जो है पूरा का पूरा म्यूजियम है। क्यों म्यूजियम है? क्योंकि देखिए कितना, इतने बड़े बड़े बिग बिग एनिमल थे, डायनासोर्स थे और बाकी सब इतने एनिमल थे जो सभी हैबिटेट में रहते थे, लेकिन वो एक्सटिंक्ट हो गए क्योंकि वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाए, अडाप्ट नहीं कर पाए।
जो बदले हुए एनवायरनमेंट में। तो इसमें क्या था कि टोटल 4 ऑर्डर्स हैं रेप्टिलिया में, उतना बड़ा क्लास था, और इस क्लास में देयर आर ओनली 4 ऑर्डर्स जो कि क्या है, लिविंग है प्रेजेंटली। पहला कौन सा है, किलोनिया है। किलोनिया इज रिप्रेजेंटेड बाय टॉर्टोइजेस, टर्टल्स एंड टेरापिन्स। देयर आर कि पहला ऑर्डर क्या है, किलोनिया। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, किलोनिया ऑर्डर में कौन रखा गया है, टॉर्टोइज, टर्टल्स एंड टेरापिन्स, ठीक है। दूसरा जो ऑर्डर है वो ऑर्डर कहा जाता है रिंकोसिफेलिया। रिंकोसिफेलिया में केवल एक ही एनिमल रखा गया है, और इस रिंकोसिफेलिया में कौन सा एनिमल है, जो लिविंग फॉसिल है। तो दूसरा ऑर्डर जो लिविंग है रेप्टिलिया ग्रुप का वो है रिंकोसिफेलिया, और इसमें एक एनिमल है, ये लिविंग फॉसिल है, ये केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है, इसका नाम है स्फिनोडॉन। स्फिनोडॉन या इसका कॉमन नेम है टुआटेरा। स्फिनोडॉन इज कंसिडर्ड एज द लिविंग फॉसिल एंड इट इज फाउंड इन द न्यूजीलैंड। तो ये हो गया दूसरा ऑर्डर। तीसरा जो ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, वो क्या है, ये ऑर्डर कहलाता है लेपिडोसोरिया। और इस ऑर्डर में इसमें क्या है कि लेपिडोसोरिया जो थर्ड ऑर्डर में होता है ये लिविंग है। इसमें आते हैं 2 ग्रुप के एनिमल, और ये क्या है, एक तरफ स्नेक्स हैं, एक तरफ लिजर्ड्स हैं। जो लिम्बलेस ग्रुप है वो कहलाएगा स्नेक, जो सरपेंटिस है सब ऑर्डर, और दूसरा ऑर्डर है वो उसमें रखा गया है लिजर्ड्स को। दो सब ऑर्डर हैं, यानी कि इसमें जो है लेप्डोसोरिया में 2 ऑर्डर हो जाते हैं, और ये तीसरा ऑर्डर है। चौथा जो ऑर्डर लिविंग है वो है क्रोकोडिलिया। क्रोकोडिलिया इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रोकोडाइल्स। तो देख रहे हैं आप कि अब जो मॉडर्न टाइम्स में जो रेप्टाइल्स हैं वो केवल यही हैं जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमने आज जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स बताया आपको, और कोई क्वेरी हो तो यू आर फ्री, फील फ्री टू आस्क, फील फ्री टू डिस्कस। बताइए